हेलो क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम सुपर हिट तरीके से चल रही होगी। जी हाँ बच्चों, अभी तक हमने 3 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और आज जो है ना हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि हमने ये चैप्टर कल ही स्टार्ट कर दिया था। वो चैप्टर है धातु एवं अधातु चैप्टर, जिसमें से हम लोगों ने धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, ये सभी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया था। धातुओं के भौतिक गुण के बारे में भी डिस्कस कर लिया था और अधातुओं के भौतिक गुण भी देख लिए थे, ठीक है ना। वहां पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए होता है, कमेंट करके पूछ ले जो भी दिक्कत है, ठीक है ना। और अभी तक अगर आपने दोस्तों को नहीं बताया है अग्नि बैच के बारे में तो जरूर बताएं। अग्नि बैच एकलव्य वाटिका के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें आपको 70 दिनों में पूरा साइंस का सिलेबस पूरा पढ़ा दिया जाएगा। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मैं बहुत ज्यादा मतलब क्या कहना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता हूं, बहुत ज्यादा रिसर्च करके वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं बच्चों, ठीक है ना। तो इसीलिए अग्नि बैच को जरूर ज्वाइन करें। एक भी रुपया आपसे थोड़ी लिया जा रहा है, फ्री में पढ़ाया जा रहा है। क्लास स्टार्ट होती है शाम 6 बजे से, तो उसमें जरूर जुड़े। अभी जो ये वीडियो बन रहा है ये 6 बजे शाम में वीडियो आ जाएगी, तो 6 बजे क्लास में जरूर जुड़ जाएं। और अगर अभी तक आपके दोस्त जो हैं वो अगर नहीं जानते इस क्लास के बारे में तो उनको भी बताएं, ठीक है ना, उनका भी भला हो जाएगा। अभी तक हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल भस्म एवं लवण, ये जो चैप्टर वो भी कंप्लीट कर लिया। और एक फिजिक्स का चैप्टर है विद्युत धारा। सभी स्टूडेंट को लगता है बहुत ही हार्ड है, लेकिन हार्ड कुछ नहीं है। हम लोगों ने बहुत इजी तरीके से उसका न्यूमेरिकल, उसका टॉपिक, हर एक चीजों को अच्छे से कर लिए थे। तो चलिए अच्छे अंदाज में हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं क्लास में, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए, अभी हम ना पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था धातु के भौतिक गुण और अधातु के भौतिक गुण भी देख लिए थे। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी था, है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुण, जो कि यहां से क्वेश्चन आता है। देखिए, भौतिक गुण से क्वेश्चन वगैरह नहीं आता, ठीक है ना। भौतिक गुण से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आता है क्वेश्चन तो रासायनिक गुण से। तो धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं उन पर हम लोग प्रकाश डालते हैं टॉर्च बार के नहीं भाई साहब, ऐसे ही प्रकाश डालेंगे, यानी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, धातुओं का अभिक्रिया, पहला हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला है धातुओं का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ अगर हो जाए तो क्या होगा, है ना। समझ में आया। देखिए, बहुत सारे बच्चे का सवाल रहता है कि भाई भौतिक गुण क्या होता है और रासायनिक गुण क्या होता है। आप लोगों को पता है क्या होता है? नहीं पता? सिर्फ पढ़ना, देखिए पढ़ना है कैसे, रट्टन विद्या नहीं, शिक्षण विद्या, है ना। तो देखो भाई, भौतिक गुण क्या होता है कि उसके रंग में, उसके स्वाद में, यानी देखो जैसे हम इस ईंट की बात करें, यहां पे ईंट है, तो ईंट को ना हम दूर से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, अरे इसमें रंग का, इसका रंग पीला है, अच्छा तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं, अच्छा इसका रंग पीला है, इसका आकार ऐसा है। तो हम दूर से ही बिना उसको छुए हम बता दे रहे हैं इसका रंग, इसका आकार। तो यह एक भौतिक चीज को हम लोग अवलोकन कर रहे हैं, है ना। रासायनिक गुण क्या होता है कि रासायनिक गुण में जो है ना, परमाणु के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चला गया तो वैसा बदलाव अगर होगा ना तो उसको रासायनिक बदलाव कहेंगे। और रासायनिक बदलाव जो होता है ना, अगर एक बार रासायनिक बदलाव हो गया तो दोबारा हम लोग पहले वाला चीज नहीं पा सकते। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं आप लोगों को, दही, दूध से दही बनना। तो एक बार दूध से दही बन गया ना तो दही से दूध नहीं बना सकते। यह एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो एक बार रासायनिक प्रक्रिया हो गई ना तो दोबारा हम पुनः उस चीज को नहीं पा सकते। लेकिन भौतिक चीज में क्या होता है, अगर एक बार चीज हो गया तो हम दोबारा उसको पा सकते हैं। जैसे यहां पे क्या हो रहा है, जैसे बर्फ का जमना, यानी पानी जो है जम जाता है बर्फ, तो फिर बर्फ को पिघला के पानी बनाया जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो यह एक भौतिक गुण होता है ना। जैसे पेपर को जला देंगे, है ना, पेपर को जलाएंगे तो फिर हम पेपर का राख से पेपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। वो एक भौतिक गुण होता है, भौतिक बदलाव होता है। तो वही बात है। तो ये हम अब देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में भी बात कर रहे हैं। देखो क्या होता है, धातुओं का अभिक्रिया
अगर ऑक्सीजन के साथ हो जाए तो क्या होगा। पहली बात अच्छे से समझना है, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बना देगा, उसी को बोलते हैं धातु का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होगा। तो ठीक है, मेरे कहने का मतलब है अगर धातु का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होगा तो धातु ऑक्साइड बनाएगा। अभी इसका सारा चीज देख रहे हैं, यानी ये चीज याद रखना है अपना लोगों को, क्या है, धातु अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड बनाएगा। अभी हम सारे बात को डिस्कस करें। जैसे धातु आप लोग जानते होंगे, धातु बहुत सारा होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, है ना, ये सारा बहुत सारा धातु होता है। तो मैंने कुछ धातु लिया है। तो देखो भाई, ये सोडियम है, Na होता है सोडियम। सोडियम का अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन के साथ करवाया है, मैंने सोडियम का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाया, तो यहां पर सोडियम ऑक्साइड बन गया। अब देखो, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत क्या होता है कि सर सोडियम ऑक्साइड का ना रासायनिक सूत्र नहीं हमको पता होता है, कैसे लिखे, है ना। तो देखिए, सोडियम ऑक्साइड SODIUM, इतना हद तक तो इंग्लिश आता होगा आप लोगों को। सोडियम OXIDE ऑक्साइड, नाम लिख रहे हैं, नाम इंग्लिश में लिखे चाहे हिंदी में लिखे, बात तो वही है। सोडियम का देखिए, सबसे पहले सोडियम का क्या लिखना होगा, संकेत लिखना होगा। तो हमने लिख दिया Na। ऑक्साइड का होता है O, मैंने इसके सामने O लिख दिया। सोडियम का संयोजकता होता है 1, पता होगा, सोडियम का संयोजकता होता है 1। ऑक्सीजन का संयोजकता होता है 2। ये सब चीज 9th में था। इसका इसके साथ कीजिए, इसका इसके साथ, क्या होगा हम लोग का आएगा Na2 और यहां O। अब एक का कोई मतलब ही नहीं होता तो Na2O लिखते हैं, ठीक है। तो सोडियम ऑक्साइड अगर बनेगा ना तो Na2O बनेगा, न कि NaO बनेगा। समझ में आया ये बात? हाँ, तो अगर सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया है तो Na2O बना के दिया है बच्चों। ओके, अब नेक्स्ट बात है, अब यहां पर हमने कैल्शियम ले लिया, ये रहा कैल्शियम, इसका अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हुआ तो यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया। अब देखिए, यहां पर जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है, अब लोग कहिएगा कि सर देखिए यहां पर तो सोडियम Na2O दे रहा, लेकिन यहां पर कैल्शियम CaO क्यों दे रहा, तो इसका संयोजकता का बात हो जाता है। कारण मैं बता रहा हूं, इधर बता देता हूं। कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम का संयोजकता 2 होता है और ऑक्सीजन का भी संयोजकता 2 होता है, वहां पर हमने देखा है। इसका इसके साथ और इसका इसके साथ क्रॉस कीजिए तो हो जाएगा Ca2 और O2। अब 2 से 2 चल जाएगा तेल लेने के लिए, तो बच जाएगा CaO। तो इसीलिए जो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है वो CaO बनता है, ना कि Ca2O। आ गया समझ में? तो हमारा यही मकसद था सबसे पहले बताना कि धातु का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होगा तो धातु ऑक्साइड बनाएगा, है ना। और यहां पर देखिए, यहां पर जो सोडियम धातु है ये सॉलिड अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में, यहां ऑक्सीजन है वो गैस अवस्था में। और यहां पर जो सोडियम का ऑक्साइड बना है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो ऑक्साइड बनेगा ही, तो वो भी ठोस अवस्था में ही होगा। कैल्शियम भी ठोस अवस्था में है, ऑक्सीजन भी गैसियस अवस्था में, गैस अवस्था में होता है। कभी आप सुने कि ऑक्सीजन ठोस अवस्था में मिल जाएगा? कभी संभव ही नहीं है। हाँ, ऑक्सीजन द्रव अवस्था में मिल सकता है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में मिल सकता है, लेकिन ऑक्सीजन ठोस अवस्था में नहीं मिल सकता। अरे ऑक्सीजन का ना जो परमाणु होता है उसको हम पास लाएंगे बहुत ज्यादा। देखिए, ऑक्सीजन का बहुत सारा गैस है हमारे वायुमंडल में, तो हम क्या किए, उस गैस को लिए और उसको, उसके अणु को ना एकदम प्रेस किए, यानी दबाए। तो उसका अणु था थोड़ा करीब आ गया, थोड़ा और करीब आ गया, थोड़ा और करीब आ गया, तो बहुत ज्यादा करीब आ जाने की वजह से क्या हो जाता है, वह द्रव अवस्था में बन जाता है। क्योंकि देखो भाई, हम एक बात पढ़े थे ना, ये देखो, ये बहुत दूर दूर पर इसका अणु है। एक कंडीशन है कि ये देखो दोनों पास में है, और एक कंडीशन ये है कि जिसमें बहुत पास में अणु है। तो ये ठोस होता था, है ना, और ये क्या होता था, ये द्रव अवस्था होता था और ये गैस अवस्था होता था। तो अब क्या कर रहे हैं, इसको हम दाब रहे हैं, इसको ये दोनों अणु को हम पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम और ज्यादा पास लिए तो वो द्रव अवस्था में आ गया, और द्रव अवस्था को और ज्यादा पास ले आएंगे तो ठोस अवस्था में आ जाएगा। लेकिन क्या होता है ना, ऑक्सीजन के अणु एक दूसरे से बहुत दूर दूर पर होते हैं, उसको पास लाएंगे तो
द्रव अवस्था में बन जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन का अणु को आप द्रव अवस्था में ले आए ना, उसके बाद वो दबाएगा ही नहीं, उसके बाद आप उसको दाब ही नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद आप दाबिएगा तो एक दो अणु अगर आपस में बहुत क्लोज आ जाएंगे, बहुत ही नजदीक आ जाएंगे तो रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे, है ना। इसीलिए क्या होता है, ऑक्सीजन का जो अणु होता है उसको हम लोग बहुत ज्यादा पास नहीं ला सकते। हाँ, इतना ला सकते हैं कि द्रव अवस्था में बन जाए। चलिए, छोटी जानकारी थी। अब देखिए, इसको मिटाते हैं और एक बहुत अच्छा बात डिस्कस करते हैं। इसको मिटा रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गया? ओके, चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बात करते हैं। जो बच्चे स्क्रीन पे देख रहे हैं और इधर उधर हुलुक बानर जहन कर रहे हैं, वो करना बंद कर दीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दे दीजिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? आप ही को बोल रहे हैं, काहे नहीं समझ रहे हैं, आप ही को बोल रहे हैं। जैसे स्क्रीन पे तो आपका चल रहा है और इधर उधर नजर कर रहे हैं, वो गलत बात है। चुपचाप स्क्रीन पे देखिए, अभी पढ़ ले, अभी मौका है, नहीं तो बाद में आप अपने लाइफ को डेंजर में डालोगे। तो चलिए, ये समझ में आया। अब देखिए, यहां पर जो धातु का ऑक्साइड बना है, यहां पर जो हमारा धातु का ऑक्साइड बना है बच्चों, यह धातु का ऑक्साइड होता है क्षारीय गुण का। कैसा? क्षारीय गुण का। मैंने अम्ल, भस्म एवं लवण में भी यह बात पढ़ाया था कि जितना भी धातु का ऑक्साइड मिलेगा आपको, जितना भी धातु का ऑक्साइड मिलेगा वो सारा क्षारीय गुण का होगा, उसके अंदर क्षार वाला नेचर होगा, क्षार वाला गुण होगा। तो सर, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर क्षारीय गुण का क्या मतलब हुआ? तो आप अभी तक अम्ल, भस्म एवं लवण वाला चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो एकलव्य वाटिका, ये जो मेरा चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाइए, वहां अग्नि बैच का प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाइए और शुरू से अम्ल, भस्म एवं लवण का जितना भी मैंने वीडियो बना चुका है, मैंने वो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया, तो वो सारा वीडियो देखिए, तब समझ में आएगा बच्चों। देखिए, क्षारीय गुण का मतलब क्या होता है कि क्षार एक ऐसा पदार्थ होता है जो लाल लिटमस को नीला कर सकता है। क्या कर सकता है? ये लाल लिटमस को नीला कर देगा। क्या कर देगा बच्चों? नीला कर देगा। यही तो कर सकता है ना, क्षार के पास यही तो गुण है कि वो लाल लिटमस को नीला करने की क्षमता रखता है। समझ में आया? तो जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं वो सारा क्या होता है? क्षारीय गुण का होता है। समझ में आया? चलिए, एक और बात बताते हैं आपको कि देखिए, अगर जो क्षार है ना, मैं इसको और थोड़ा मिटाना चाहूंगा। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब ये देखिए, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं, इसका अभिक्रिया आप जल के साथ कर दो, इसका अभिक्रिया जल के साथ कर दो, क्योंकि अभी हम पढ़े हैं कि जो धातु का ऑक्साइड होता है उसके अंदर भस्मीय गुण होता है, यानी क्षारीय गुण होता है ना। इसके अंदर अगर क्षारीय गुण होता है तो ये और ये मिलने के बाद एक भस्म का निर्माण कर देगा। देखिए, मैं बताता हूं कैसे। तो यहां पर एक भस्म का निर्माण हो जाता है, मैं बताता हूं कैसे। देखिए, मैं क्या ले लूं, ये देखिए, मैं ये उठा लेता हूं, ये है धातु का ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। मैं इसको लिया Na2O, ये था धातु का ऑक्साइड, मैंने यहां पे रख दिया प्लस में। ये रहा जल, ये क्या है? जल, ये रहा जल। अब क्या है? ये दोनों अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा? ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो यहां पर बनेगा NaOH और इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल भस्म होता है। तो अभी बताया ना कि जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो एक भस्म बना के देंगे आप लोगों को, है ना। समझ में आया? तो इसका यह मतलब हुआ कि जो भी हमारा धातु का ऑक्साइड बन रहा है वो क्षारीय गुण का है। हाँ, क्षारीय गुण का है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर ऑक्साइड की बात हम कर ही रहे हैं तो एक उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। इसको इंग्लिश में एम्फेथेटिक ऑक्साइड बोलते हैं, जो कि बिहार बोर्ड में बहुत बार आ चुका है। दिस इज वेरी 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 वेरी, मतलब क्या बार वेरी लगा है मेरे को समझ नहीं आता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार बिहार बोर्ड में आता है क्वेश्चन और यहीं से तो क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर में फंसता है।
अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, तो मैंने रिसर्च किया है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखा है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो चलिए मैं बताता हूं कैसे क्या समझना है इसको। देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, तो ऐसे धातु के ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड होना चाहिए, तो ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल और भस्म दोनों का गुण दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, है ना। क्या बताया मैंने ये बताया कि वैसे धातु के ऑक्साइड जिसके अंदर अम्ल वाला भी गुण होगा, जिसके अंदर भस्म वाला भी गुण होगा, वो दोनों जैसा गुण प्रदर्शित करेगा, दोनों जैसा गुण दिखाएगा, तो उसी तरह के ऑक्साइड को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब इसका हम रिएक्शन भी आपको बताएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं जो बैठे हुए हैं, और आप लोग को भी अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली होता है, वहां पर जाके सुनहरा सा कमेंट कीजिए। से मेरे को समझ नहीं आया तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अब देखिए अभी हम बताएंगे, अच्छा अगर इसका एग्जाम्पल अगर आप लोगों को देना है तो आप दे सकते हैं। ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस में Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दो जो धातु का ऑक्साइड होता है, ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। इन दोनों के अंदर अम्ल वाला भी गुण पाया जाएगा, भस्म वाला भी गुण पाया जाएगा। अब इस चीज को रटना नहीं है, मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, एग्जाम्पल सहित बताऊंगा, और कैसे ये बना वो भी बताऊंगा, मैकेनिज्म भी बताऊंगा। देखिए यहां पर मैंने ले लिया है ZnO, क्योंकि अभी मैंने एग्जाम्पल लिया एक जिंक ऑक्साइड वाला और एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला, तो मैंने जिंक ऑक्साइड लिया, और यहां पर जो मैंने डाला है ना, ये देखिए NaOH है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जो कि मैंने यहां पर ले रखा है। ये सोडियम ऑक्साइड भस्म, ये क्या है, यह एक भस्म है। तो यहां पर मैंने पहले जिंक ऑक्साइड लिया और यहां पर मैंने एक भस्म रख लिया, है ना। चलिए तो यहां पर मेरे को बना Na2ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। और ये कैसे बना, देखिए आप लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा चीज इन डिटेल बताऊंगा, रटने वाला चीज एक भी छोड़ के मैं नहीं जाने वाला, मैं सारा चीज बताऊंगा कि ये बना कैसे आखिरकार, और इसके अंदर कौन कौन सा आयन है जो कैसे बना, मैं सारा बताऊंगा, और इसके अंदर अम्ल वाला गुण कैसे दिख रहा है, भस्म वाला गुण कैसे दिख रहा है, सब चीज बताऊंगा। पहले तो समझ लीजिए कि मैंने यहां पर NaOH रखा, तो यहां पर हमको बना दिया, क्या बनाया, यह है सोडियम जिंकेट, इसका नाम है, मैं यहां पर लिख देता हूं सोडियम जिंकेट। अब मैं बताता हूं, यह है सोडियम जिंकेट, जो कि एक लवण होता है बच्चों। क्या होता है, यह एक लवण होता है। और पिछले कुछ बोलना है, बोलिए 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 बोलिए, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अच्छा जिंक, कोई बात नहीं है, मेरे को हिंदी स्ट्रांग नहीं है उतना, चलता है इतना। जिकेट जिंक, अब ठीक है। देखिए होता क्या है, ये जो लवण बना है और ये जो जल बना है, और एक चीज आप थोड़ा रिवर्स गियर डालिए, मोटरसाइकिल का रिवर्स गियर डालिए, और आपको मैं बताता हूं अम्ल भस्म एवं लवण, आप लोग भी पढ़े होंगे, तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि जब अम्ल का अभिक्रिया भस्म के साथ होता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अब देखिए, अब थोड़ा अपना दिमाग लगाइए और यहां पर देखिए क्या बना है, यह लवण बना है और यह जल बना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये तो मैंने भस्म लिया है, ये तो भस्म है मेरा, तो जब तक ये अम्ल नहीं होगा, जब तक यह अम्ल नहीं होगा तब तक यहां पर लवण नहीं बनना चाहिए और जल नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब है कि मैंने यहां पर भस्म लिया है तो यह जरूर अम्ल होगा, तभी तो अम्ल और भस्म मिलके लवण एवं जल का निर्माण किया है। आया समझ में? इसीलिए यानी ये हम लोग पिछले अम्ल भस्म एवं लवण में पढ़ चुके हैं ना कि अम्ल अगर भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बना के देता है और जल बना के देता है, और यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर आप देख तो रहे हो कि यहां पर मैंने भस्म लिया था और मेरे को बना, मैंने एक और चीज लिया था जिसको मेरे को पता ही नहीं है कि यह है क्या। यह भस्म है
और यहां पर एक पदार्थ है जो अभी तक हमको नहीं पता है, लेकिन हमको लवण बना के दिया और जल बना के दिया, तो जरूर ये अम्ल होगा, तभी तो अम्ल और भस्म मिलकर लवण और जल का निर्माण किया, है ना। तो अभी ये जिंक ऑक्साइड जो आपको नजर आ रहा है, अभी कैसा लग रहा है, अभी ये अम्लीय गुण दिखा रहा है, अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रहा है ना। ये अभी अम्ल के जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अम्ल जैसा अभी कह रहा है कि भाई अभी तो हम अम्ल हैं, हाँ अम्ल है अभी। अब आगे बढ़ो, यहां पे देखो, फिर अब नीचे में एक और रिएक्शन है। एक रिएक्शन क्या है कि यहां पर जिंक ऑक्साइड यहां भी ले रखे हैं और यहां पर ना HNO3 डाल दिया। और आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग पढ़े होंगे कि HNO3 एक नाइट्रिक एसिड होता है जो कि बहुत खतरनाक एसिड होता है। यह बहुत खतरनाक एसिड होता है, ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, है ना, जो कि बहुत बहुत खतरनाक अम्ल होता है। अब ये तो अम्ल है, अभी तो दिखा दिए ना, ये अम्ल है। और ये क्या था, ये जिंक ऑक्साइड। मेरे को नहीं पता कि अभी ये क्या है, लेकिन ये मानते हैं, अभी मेरे को पता नहीं है, इसको हम X मान लिए, ठीक है। ये जो है ना, ये अभी हम पता लगा लिए ये क्या है, ये अम्ल है। लेकिन हमको बना क्या, जिंक नाइट्रेट बन गया। क्या बना, ZnNO3 का होल ट्वाइस, इसको जिंक नाइट्रेट बोलते हैं। अरे कुछ समझना नहीं, इतना समझ लो, ये जिंक को जिंक बोलेंगे और NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं। ये सब पता है ना, छोटी छोटी बातें आप लोगों को। तो ये जिंक नाइट्रेट बन गया। और जिंक नाइट्रेट भी एक लवण ही तो होता है, तो यहां भी इस केस में लवण और जल बना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि लवण और जल तभी बनता है जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करता है। तो अभी तो हमने इसको अम्ल माना है, तो ये जो चीज होगा ना, ये जरूर भस्म होगा, ये जरूर भस्म होगा, तभी तो भस्म और अम्ल मिलके लवण एवं जल का निर्माण किया है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, समझ में आया। तो यहां पर अभी हम क्या देखें कि यहां पर जो जिंक ऑक्साइड है, यहां पर तो अम्ल जैसा बिहेव कर रहा है, और यहां कैसा बिहेव कर रहा है, भस्म के जैसा बिहेव कर रहा है, जो कि एकदम खतरनाक बात है, सोचने वाली बात है। तो समझ में आया। चलिए अब आया, अब एक और छोटी सी बात मैं बताता हूं Na2ZnO2 के बारे में। देखो Na2ZnO2, इसके अंदर 2 आयन प्रेजेंट है। इसके अंदर कितने आयन प्रेजेंट है, 2 आयन। एक आयन है इसके अंदर Na पॉजिटिव, जिसको सोडियम का आयन बोलते हैं, और एक है ZnO2 इसको जिंकेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिंकेट आयन, है ना। ये 2 आयन मिलके ये बनता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए लवण क्या होता है। लवण देखो, कोई भी लवण हो, लवण पर एक तो पॉजिटिव आवेश होगा, एक निगेटिव आवेश होता है। जैसे बहुत सारा लवण है, जैसे NaCl एक लवण है, MgCl2 है। NaCl सोडियम क्लोराइड, जो उजला उजला नमक हम लोग खाते हैं, तो उस पर भी एक प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है। समझ लो, एक बात समझ आना चाहिए कि जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा तो वो लवण ही होता है। तो देखो यहां पर इस पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर नेगेटिव चार्ज, तो ये जरूर लवण होगा, तो ये लवण है। आ गया समझ में। तो यहां पर आपको पता चला, ये सब अगर नहीं भी समझो तो कोई बात नहीं, बस मेरा एम यही था आप लोगों को समझाना कि यहां पर अम्ल जैसा बिहेव कर रहा है और यहां पे भस्म के जैसा बिहेव कर रहा है, बस इतना ही, और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल सहित बता दी। अब यहां देखिए एक और एग्जाम्पल हम बता देते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड वाला। ये देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड है और यहां हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रखा है। क्या ले रखा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हम लोग पता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल होता है। और यहां पर क्या बना है, AlCl3, यह एक लवण है। क्या है, यह एक लवण है, और यहां एक जल भी बना है। यहां यहां लवण एवं जल भी बना है। इसका मतलब लवण और जल कब बनता है, जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करेगा तब। ये तो अम्ल है ही पहले से, और ये क्या होगा, ये भस्म होगा, तभी तो लवण और जल बना होगा। आसान है ना। आगे देखिए, यहां पर फिर से हमने एल्युमिनियम ऑक्साइड को रखा और यहां पर NaOH रख दिया, जो कि मैंने यहां पर प्रूफ करके रखा। ये एक भस्म होता है और ये एक भस्म होगा, यह एक भस्म है और ये अम्ल होगा, तभी तो यहां पर NaAlO2 बना है और जल बना। और यह एक लवण होता है, इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट।
बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो भाई। यस, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्युमिनियम नहीं बोल दीजिएगा, सोडियम एल्यूमिनेट। आप लोग भी ध्यान दीजिए, कान खोल के और मुंह खोल के, दिल गुर्दा सब कुछ खोल के बैठा कीजिए क्लास में, ठीक है। तो इन सभी बातों को अभी आप लोगों को नोट करना है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ये उभयधर्मी ऑक्साइड मैंने 3 स्टार बना दिया है, मेरा बस चलता तो यहां से यहां तक छितरा के यहां तक स्टार बना देते, इतना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो सारी बातों को नोट कर ले, मैं थोड़ा देर रुक जाता हूं, लिखने का समय दे देता हूं, तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए मेरे विद्यार्थियों, ये सारा बात आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। और दूसरा हम लोग देखते हैं रासायनिक गुण, कि अगर धातु का अभिक्रिया किसके साथ भाई, धातु का अभिक्रिया, इसीलिए हम पहले लिख लेते हैं, मेरे को टाइम लग जाता है लिखने में। धातु का अभिक्रिया जल के साथ, अगर धातु का अभिक्रिया जल के साथ हो जाए तो क्या होगा, मैं दूसरा मार्क कर लूंगा, ये रहा। देखो भाई, अगर हम बात करें धातु का अभिक्रिया जल के साथ, तो देखिए कुछ ऐसे धातु होते हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, कुछ ऐसे धातु होते हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करबे नहीं करते हैं। तो चलो मैं बताता हूं कैसे। देखिए, जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है ना, वह तुरंत जल के साथ अभिक्रिया कर लेगा, लेकिन जो अभिक्रियाशील धातु नहीं होता है, जैसे में कॉपर, सिल्वर, चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये सब कुछ ऐसा धातु है जो बहुत कम अभिक्रियाशील है, उसके अंदर ना ताकतें नहीं है कि हाइड्रोजन को एक लात मार के उसके जगह से बाहर कर दे और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दे, ऐसा उसमें क्षमता नहीं होता है, देह में दम नहीं होता उसको, ठीक है ना। इसीलिए कुछ ही ऐसे, हाँ कोई सवाल है? कैल्शियम कर लेगा? हाँ कैल्शियम काहे नहीं करेगा, कैल्शियम तो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है। पोटासियम तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो ये सारे कुछ ऐसे धातु होते हैं जो ज्यादा अभिक्रियाशील है, सबसे ज्यादा पोटासियम ही होता है, ठीक है ना। रिएक्टिविटी सीरीज नहीं देखे हैं, सबसे ज्यादा पोटासियम, सोडियम, इस तरीके से आता है। और देखिए, जहां पर हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के ऊपर जितना भी धातु है, क्या बोला मैंने, आप लोग भी सुनिए, हाइड्रोजन के ऊपर जितना भी धातु है वो सभी के अंदर पावर है कि हाइड्रोजन को एक लात मार के बाहर कर देगा उसके जगह से, ठीक है ना। यानी समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हाइड्रोजन, अगर मान के चलिए यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है और इसके ऊपर जितना भी धातु है, वो सभी धातु के अंदर इतना क्षमता है कि हाइड्रोजन को एक लात मार के उसके घर से बाहर निकाल देगा और उसके घर में जाके वो बैठ जाएगा, है ना। ये बात होती है। लेकिन भाई हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा हाइड्रोजन को ही सब लात मार के भगाएगा, नहीं। जो हाइड्रोजन से नीचे है, तो मेरे कहने का मतलब कि जो हाइड्रोजन से नीचे है वो हाइड्रोजन को लात मार नहीं सकता, ठीक है। वो हाइड्रोजन के को हटाने की क्षमता वो नहीं रखता। समझ में आया? तो ये बात होती है। तो अगर धातु का अभिक्रिया जल के साथ होगा, तो मैं बताता हूं, यानी मेरे कहने का मतलब अगर धातु का अभिक्रिया जल के साथ हुआ तो यहां पर धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस भी निर्माण करेगा। देखो भाई, सभी हाइड्रोजन गैस नहीं निर्माण करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं एक बात, कि सभी धातु हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल सकते जल के साथ अभिक्रिया करके। कुछ ही ऐसे धातु होते हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, सभी धातु नहीं करते। अब कहिएगा सर कॉपर, तो कॉपर अभिक्रिया ही नहीं करेगा जल के साथ। चांदी भी अभिक्रिया नहीं करेगा जल के साथ। प्लेटिनम भी अभिक्रिया नहीं करेगा जल के साथ, है ना। तो जल के साथ वही अभिक्रिया करेगा जो हाइड्रोजन को उसके जगह से लात मारने की क्षमता रखता हो, है ना। ये बात समझनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है।
कोई दिक्कत है नहीं है। जैसे अगर हम बात करें सोडियम, एक धातु ले लेते हैं सोडियम, इसका अभिक्रिया आप जल के साथ करा दो तो यहां पर बनेगा NaOH, सोडियम का हाइड्रोक्साइड। जैसा कि मैंने यहां पर बताया धातु का हाइड्रोक्साइड है, तो धातु यहां पर सोडियम है और यहां पे हाइड्रोक्साइड बन गया और प्लस में हाइड्रोजन गैस यहां पर निकलेगा। अब इसको संतुलित कर सकते हो आप, कर लेना भाई संतुलित आप, है ना। तो मेरा मेन एम यही था कि धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अब बहुत सारे बच्चों को मैंने बता चुका है पहले ही कि अगर हाइड्रोजन गैस कहीं से निकले तो उसका हम टेस्ट कैसे करते हैं। तो देखो भाई, जहां से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, जैसे मान लीजिए आपने ये अभिक्रिया को एक परख नली में कराया है और यहां से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो एक जलती हुई माचिस को ले जाइए, एक जलती हुई माचिस को ले जाइए, तो जहां से हाइड्रोजन गैस निकल रहा होगा तो वो माचिस आपकी बुझ जाएगी और आपकी जो माचिस है वो यहां पर जो है पॉप साउंड आवाज निकलेगा। कैसा निकलेगा? पॉप। हाइड्रोजन गैस ही इस दुनिया में एक ही ऐसा गैस है, हाइड्रोजन गैस, वो पॉप आवाज निकालती है, पॉप साउंड निकालती है और कोई गैस नहीं निकाल सकता। तो अगर पॉप साउंड हमारा निकलेगा तो हम समझेंगे अरे भैया यहां तो हाइड्रोजन गैस निकला है। और एक हाइड्रोजन गैस जो होता है वो ज्वलनशील गैस होता है। आप माचिस की तीली हाइड्रोजन गैस के पास ले जाएंगे तो आपकी माचिस की तीली जो है ना बुझ जाएगी और वहां पर एक हल्का सा विस्फोट भी होगा और पॉप साउंड आवाज निकलेगा। तो हम समझ जाएंगे कि भैया यहां पर हाइड्रोजन गैस ही है ना। यही हाइड्रोजन गैस की पहचान होती है, इसी तरह से पहचान करते हैं हम लोग। चलिए भाई, ये बात समझ में आ गया, यहां पर हाइड्रोजन गैस निकली। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देता हूं पोटासियम का। क्या बोले तो पोटासियम, इसका भी अगर आप जल के साथ अभिक्रिया करवाइएगा तो KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और यहां पर भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा सर। यहां पर पोटासियम है, जल के साथ अभिक्रिया किया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बना और यहां पर हाइड्रोजन गैस निकल गया। समझ में आया? तो ये सारे ऐसे धातु होते हैं जो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। चाहे इसका आप देखिए यहां पर ये जल जो आप ले लिए हैं, ये जल आपने लिए हैं, ये आप या तो ठंडा जल भी ले सकते हो, गर्म जल भी ले सकते हो, कोई सा भी जल ले लो, इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा तुरंत। एक समय की बात है, मैं बताता हूं। मैं अपने स्कूल में था, मैं संत पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था। वहां मैंने डब्बा खोल के एक सोडियम का टुकड़ा चुरा लाया था और घर पर मैंने घर पर मेरा एक चापाकल गड़ा हुआ है, वहां पर मैंने उस सोडियम का टुकड़ा फेंका, एकदम बम की तरह आवाज किया, बूम। क्यों? क्योंकि जल के साथ सोडियम तुरंत अभिक्रिया करता है ना, बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। तो आप यहां पर जल गर्म भी रख लो या ठंडा जल भी रख लो, कोई भी रख लो, लेकिन ये दोनों जो धातु होते हैं बहुत अभिक्रियाशील होते हैं, तुरंत अभिक्रिया कर लेंगे। लेकिन 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 सर, अगर हम आगे बात करें कैल्शियम का और इसको जल के साथ अभिक्रिया करा, तो देखो भाई, कैल्शियम जल के साथ बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। ज्यादा जितना तेजी से सोडियम करता है उतना तेजी से अभिक्रिया ये नहीं करता, ये धीरे धीरे अभिक्रिया करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कैल्शियम है वो ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं है। मानते हैं कि कैल्शियम भी बहुत अभिक्रियाशील है, लेकिन इन दोनों चट्टा के मामले में नहीं है। ये दोनों बहुत, समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा चोर है ये दोनों, ठीक है। ये ठीक है, ये ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसको मतलब बहुत बदमाश है ये दोनों। लेकिन ये भी बदमाश है, लेकिन इन दोनों के मुकाबले ये बदमाश ज्यादा नहीं है ना। इसीलिए ये जल के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करेगा और बनाएगा कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, है ना, और यहां पर हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा। तो ये बात होती है, समझ में आ गया? कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं। और कुछ ऐसे भी धातु होते हैं, कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, है ना। और कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जो जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं कॉपर का कॉपर का, इसको अगर जल के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो रिएक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। समझ में आया? अगर आप एजी बोले तो एजी, ओजी, लोजी, सुनोजी, वो वाला नहीं, एजी बोले तो चांदी,
इसका जल के साथ अभिक्रिया कराओगे तो यहां भी अभिक्रिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? तो इसमें जो है ना, सिल्वर के पास इतना क्षमता ही नहीं है कि वह एक लात मारे और हाइड्रोजन को उसके जगह से निकाल पाए। इतना इसके दिल में गुर्दा नहीं है ना, इसके शरीर में इतना हुब्बा नहीं है कि ये जो है आए और हाइड्रोजन को एक लात मार के हाइड्रोजन को अपने जगह से बाहर निकाल दे और हाइड्रोजन गैस निकल जाए। नहीं, इसमें इतना दम नहीं होता है। दम किस में होता है? ये देखिए, पोटासियम में दम है, एक लात मारेगा हाइड्रोजन को निकाल दिया। देखिए यहां पर दिख रहा है आपको, नहीं? यहां सोडियम के पास बहुत दम है, ये एक लात मारा निकाल दिया, यहां पर देख रहे हैं। कैल्शियम में भी दम है, एक लात मारा, यहां पर देखिए निकल गया हाइड्रोजन। लेकिन इसमें इतना दम नहीं है कि ये इसको एक लात मार के बाहर कर दे। तो मेरा मेन एम यही था आपको बताना कि अगर धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, निकालता है। लेकिन सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। यह भी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, छोटी सी बात थी, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह एक क्षार का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? यह एक क्षार का निर्माण करता है। जैसे आप देखो, NaOH है, यहां पर KOH है, यहां पर CaOH का होल 2 है। ये सभी क्या है? ये सभी क्षार है। क्या है? सभी क्षार है। और क्षार कैसे है? तो ये लाल लिटमस को नीला कर देंगे। ये क्या करेंगे? ये लाल लिटमस को नीला करने की क्षमता रखते हैं। तो हम समझ जाएंगे कि यह क्या है, यह क्या है, यह एक क्षार है। और अगर फिनोल्फेथलीन के बारे में जानते हो भाई? नहीं जानते हो? फिनोल्फेथलीन होता है, यह भी एक सूचक ही होता है। फिनोल्फेथलीन आपने पढ़ा होगा, आपको ध्यान में नहीं है। फिनोल्फेथलीन भी एक सूचक होता है, यह एक रंगहीन सूचक होता है। अगर इसमें फिनोल्फेथलीन में अगर आप कोई क्षार डाल देंगे तो उसका रंग पहले से रंगहीन होता है, लेकिन जैसे ही क्षार डालेंगे ना उसका रंग गुलाबी हो जाएगा। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, आय हाय, गुलाबी आंखें के पीछे मत रहिए भाई, कंसेप्ट को समझिए। ठीक है ना? क्या बोला मैंने कि अगर फिनोल्फेथलीन जो एक सूचक है उसमें अगर आप क्षार मिला देंगे तो आपका जो वो फिनोल्फेथलीन जो रंगहीन था, जिसका कोई रंग ही नहीं था, पानी के रंग का था, लेकिन जैसे ही क्षार मिला दिए तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है। तो ये बात था, छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। हमने धातु का अभिक्रिया जल के साथ भी करवा के देख लिया, हमने धातु का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ भी करवा के देख लिया। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। अगला जो हमारा क्लास होगा जिसमें हम बात करेंगे धातु का अभिक्रिया अगर अम्ल के साथ हो जाए तो क्या होने वाला है। धातु का अभिक्रिया अगर अम्ल के साथ हो जाए तब। तो ये सब छोटी छोटी बातों को नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं कल, यानी अगला जो वीडियो आएगा जिसमें हम बताएंगे धातु का अभिक्रिया अम्ल के साथ कैसे होगा और क्या बनेगा। नोट कर ले इसको जल्दी से। तो चलिए बच्चों, आई थिंक ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने अपने दोस्तों को नहीं बताया है अग्नि बैच के बारे में तो जरूर बताएं और उनको कहे क्लास करने के लिए शाम 6 बजे से, उनका बहुत फायदा होने वाला है। और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो भी प्रैक्टिस करें। और अम्ल भस्म एवं लवण का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत जल्दी यहाँ पे आ जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए और खूब मेहनत कीजिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।